फीवर इन आईसीयू या फिर नॉर्मल फीवर अगर हम लोग जो जानते हैं ना, उसका क्या डेफिनेशन होता है? किसी को पता है कि नॉर्मल फीवर का क्या डेफिनेशन रहता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो उसको हम लोग फीवर बोलते हैं। मतलब कितना हो गया? 37 से 38 हो गया, तो उसको हम लोग फीवर बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। लेकिन आईसीयू में उसका फीवर का डेफिनेशन बदल जाता है। क्या हो जाता है? एनी फीवर ऑफ मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड फीवर इन आईसीयू। तो इसका रीज़न क्या है कि हम फीवर नॉर्मल बॉडी में हम लोग 37 से 38 होने से हम फीवर बोलते हैं, और आईसीयू में बोलते हैं कि नहीं 38.3 चाहिए होगा अगर फीवर का डेफिनेशन करना है तो। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को अगर 99 का भी टेम्परेचर आता है उसको बोलता है फीवर हो गया। हमारे आईसीयू में हम लोग बोलेंगे 101 तक फीवर नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं ठीक है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है फीवर नहीं है। क्यों? क्योंकि फीवर हमारे बॉडी का एक डिफेंस रिस्पॉन्स है। बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन जब होगा तो उसके लिए बॉडी फाइट करता है। तो ऐसा फीवर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बहुत सालों तक 2500 साल तक हम ये सोचते रहे कि फीवर ख़राब चीज़ है, लेकिन जब डिटेल स्टडी किया गया तो ये पता चला कि फीवर हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। किसी को बुखार क्यों होता है? किसी बच्चे को बुखार क्यों होता है? क्योंकि कुछ बॉडी में एबनॉर्मलिटी है और उस एबनॉर्मलिटी से वो बॉडी लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए फीवर आता है। तो इट्स नॉट ए बैड थिंग एट ऑल। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए। लेकिन अगर वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? जैसे कि 101 से ज़्यादा हो गया, 102 से ज़्यादा हो गया, तो बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, कार्डियक लोड बढ़ जाता है, और बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। मतलब कि जो सेप्सिस पहले वो सेप्सिस के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, लेकिन अब वो सेप्सिस को और बढ़ा दे, इन्फेक्शन को और बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए हमें इलाज करना है। तो 2 डेफिनेशन याद रहना चाहिए कि फीवर, नॉर्मल फीवर का क्या डेफिनेशन होता है? 37 से कुछ भी 1 डिग्री ऊपर, उसको हम लोग फीवर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आईसीयू में 38.3 याद रखना है, उसी को हम लोग फीवर बोलेंगे। घर में किसी बच्चे को जब फीवर होता है या फिर आप लोगों को जब फीवर होता है, आप लोग सबसे पहले कौन सी दवा खाते हो? 2 लोग खा लिए, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के एंटीपायरेटिक्स होते हैं। एक जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं पैरासिटामोल, जिसको हम लोग एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पैरासिटामोल सब लोग खाता है। दूसरा होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि आइबुप्रोफेन आ गया, फ्लूरबिप्रोफेन आ गया, कीटोप्रोफेन आ गया, बहुत सारे उस कैटेगरी के ड्रग होते हैं। और तीसरा एंटीपायरेटिक, जिसके बारे में कि मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एक एंटीपायरेटिक है, ठीक है। तो आईसीयू में जब भी हम लोग का पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो हम लोग स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। कोविड में आपने देखा होगा किसी का फीवर जब बहुत दिन तक नहीं ठीक हो रहा था तो हम स्टीरॉइड्स दिया करते थे। मेड्रोल का टैबलेट दे दिया, डेक्सोना का टैबलेट दे दिया। क्यों देते थे? क्योंकि उसका मैकेनिज्म सेम होता है। जो हम पैरासिटामोल करता है वही काम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी करता है। लेकिन हाँ, अगर एक्यूट केसेस में दे देंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो वो जज करना पड़ता है किस स्टेज में देना है, कब देना है, कैसे देना है। तो आप हर केस में नहीं देंगे, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, डेक्सोना हो गया, सोलिमेड्रोल हो गया, ये भी एक तरह से एंटीपायरेटिक होता है। तो एंटीपायरेटिक का 3 क्लासिफिकेशन, 3 तरह के ड्रग्स को हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। पहला एसिटामिनोफेन, दूसरे में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और तीसरा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी से हम लोग फीवर को ट्रीट करते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, जब भी फीवर किसी को होता है, क्यों होता है? क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है, किसी भी तरह का हेड टू टो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, पैरों में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है। तो फीवर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज होता है कि किस कारण से हो रहा है। फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा तो आप भागोगे ना, तो शरीर भी उसके अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए फीवर को मैनिफेस्ट करता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग जो भी दवा देते हैं वो बेसिकली ओवरऑल क्या करता है कि हमारे हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। वहाँ पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, तो वो सेंटर पे वो काम करके फीवर का थर्मो रेगुलेशन को कम करता है, इसलिए फीवर सबसाइड करेगा। पैरासिटामोल यूज़ कर लिए, आइबुप्रोफेन यूज़ कर लिए, हमने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर लिया, फिर भी कुछ बात नहीं बनी। किसी जानने वाले को फीवर कंटिन्यूसली आ ही रहा है, और क्या कर सकते हैं? बच्चों में क्या करते हैं? पट्टी करते हैं, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे आईसीयू में भी कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं। अब कोल्ड स्पॉन्जिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत ही मिसमराइज कॉन्सेप्ट है।
आपके हिसाब से कोल्ड स्पॉन्जिंग क्या हो? सबसे ठंडा पानी फ्रिज से निकालो, उससे कोल्ड स्पॉन्जिंग। अक्सर मैं देखता हूँ कि घर में बच्चे को हो गया तो कोल्ड स्पॉन्जिंग कैसे करना है, फ्रिज का पानी निकाल दो। गलत कॉन्सेप्ट है। कभी भी कोल्ड स्पॉन्जिंग को ठंडे पानी से नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं, आप अगर इसका टर्मिनोलॉजी आप देखो ना, टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग बोलते हैं इसको। टेपिड वाटर का ये मतलब होता है कि टैप का वाटर। टैप का वाटर का टेम्परेचर पता है? आप अगर बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अगर इसको स्पॉन्जिंग कर दोगे तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में ना ये स्किन में क्यूटेनियस वेसल्स रहते हैं, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, उसका टेम्परेचर गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से कभी भी किसी को पट्टी नहीं करनी चाहिए। आईसीयू में भी हम जब स्पंजिंग करते हैं तो टैप वाटर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि बैठ के हम रेफ्रिजरेटर का पानी निकाल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी से हमने किसी को स्पंजिंग कर दिया, नहीं करना चाहिए। इससे आगे क्या कर सकते, ये हमने कर दिया, उससे भी फीवर किसी का कम नहीं हुआ, दवा हमने दे दी, पट्टी हमने कर दिया, उसके बाद भी फीवर किसी का ठीक नहीं हो रहा है, तो और क्या कर सकते हैं? ब्लड वॉश करते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि स्प्रे कर सकते हैं, पानी के स्प्रिंकल्स का स्प्रे किया जाता है, या फिर ब्लैंकेट दिया जाता है। हम लोग जो यहाँ यूज़ करते हैं वो कोल्ड ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, जिसमें कि पानी में भिगो के ब्लैंकेट लगा दिया, या फिर बेडशीट को पानी से भिगो के दे दिया। और एक तरीका क्या होता है कि टेम्परेचर रेगुलेटेड ब्लैंकेट्स आता है, जिसमें कि आप टेम्परेचर को 34 डिग्री सेट करके वो ब्लैंकेट आप क्या कर दो तो एयर सर्कुलेट होता रहता है वो ब्लैंकेट में। जैसे गर्म ब्लैंकेट आपने यूज़ किया होगा ना अपने घर पे, जो इलेक्ट्रिक वाला ब्लैंकेट आजकल गर्म ब्लैंकेट आता है, वैसे ठंडे वाले ब्लैंकेट भी आते हैं, आईसीयू में बहुत जगह देखने को मिलता है, तो वो ठंडा करता है। तो वो ब्लैंकेट से भी आप काम कर सकते हो, वो ब्लैंकेट से भी आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और उससे एडवांस्ड, मेरा ये क्लास लेने का यही मकसद था कि और उससे एडवांस क्या करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर दूसरे पेशेंट में पता चला कि हमने 4 ग्राम पैरासीटामोल दे दिया, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हो। अब भी देखते हो, उसको आप क्या करोगे? एक होता है कोर कूलिंग। कोर कूलिंग का क्या मतलब होता है कि पेशेंट में अगर राइल्स ट्यूब है या फॉलिस कैथेटर है, तो उसमें आप फ्रिज का टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी को लेके 100 ml आप फॉलिस के थ्रू ब्लडर में डाल दो, और 100 to 150 ml या 200 ml आप राइल्स ट्यूब में डाल दो, और उसको छोड़ दो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे छोड़ दो, फिर उसको एस्पिरेट कर लो। दैट इज द वे जिसको कोर कूलिंग कहते हैं। जो हम आइस पैक लगाते हैं एक्जिला में, ग्रोइन में, उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, आपको जान लें। ठीक है, वो उतना ही फायदा करेगा कि आपने अगर आइस पैक एक्जिला में लगाया है, टेम्परेचर प्रोब भी एक्जिला में डाला तो आपको कम दिखेगा, तो आपके लिए ठीक है, पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। तो पेशेंट के लिए क्या ठीक है? कोर कूलिंग का मतलब राइल्स ट्यूब से आप 100 ml, 150 ml, 200 ml आप आइस कोल्ड वाटर दे दो, या फिर ब्लडर में आप 100 ml, 150 ml आइस कोल्ड वाटर दे दो, उससे पेशेंट का कोर टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोर कूलिंग। इससे भी ठीक नहीं हुआ, और कुछ तरीका है? बहुत सारे तरीके और होते हैं, अगर इससे भी ठीक नहीं होता है। कई बार हम लोग डायलिसिस मशीन से पेशेंट का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, उसमें आप 36 डिग्री 35 डिग्री तक टेम्परेचर कूल कर सकते हो, वो एक होता है। कई बार CNS फीवर होता है, सेंट्रल, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को कुछ ब्रेन में ब्लीड हो गया, हाइपोथैलेमस में ब्लीड हो गया, उसका 105 से टेम्परेचर कम ही नहीं होता है, हम लोग CRRT कर सकते हैं। ठीक है, और उससे भी नहीं हुआ तो कई बार ECMO कर देते हैं हम लोग टेम्परेचर कम करने के लिए। मैंने एक आध बार किया हुआ है, जो वैसे पेशेंट होते हैं जिनका हमने सब कुछ ट्राई कर दिया, ठीक नहीं हुआ। और कुछ एबनॉर्मल ड्रग्स होते हैं जो फीवर कम करते हैं, सेंट्रल फीवर, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गया, बैक्लोफेन हो गया। बीटा ब्लॉकर्स ज़्यादातर हम लोग सेंट्रल फीवर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के और एलाइड दवाइयाँ हैं जो हम फीवर में यूज़ कर सकते हैं। तो कोर कूलिंग आपको समझना है, स्पेशली आईसीयू पॉपुलेशन। पैरासीटामोल तो हर कोई दे सकता है, टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग हर कोई कर सकता है, कोर कूलिंग आप लोग को करना है। ठीक है, कोर कूलिंग क्या होता है मैंने समझा दिया। राइल्स ट्यूब में 150 ml पानी दे दिया और फॉलिस में 100 ml पानी दे दिया, उसको कोर कूलिंग बोलते हैं। कोर कूलिंग करना होता है। उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, ये कोल्ड ब्लैंकेट। कोल्ड ब्लैंकेट हम लोग आईसीयू में जनरली यूज करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।